नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत सभी विषयों की अर्थात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक इन सारे ही सेगमेंट को देखिए आप लोगों को आंसर राइटिंग यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया जाता है। और इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज को। और हिस्ट्री का जो प्रश्न है सिर्फ ऑप्शनल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जीएस के पोर्शन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखिए पूरी तरीके से आईएएस और पीसीएस में, या फिर पीसीएस की बात करें तो बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, या फिर अदर स्टेट में जहाँ पे ऑप्शनल है वैसे प्रश्नों को यहाँ पे रैंडमली शामिल किया जाता है। उसको किस तरीके से आप डील करके एक सिनॉप्सिस के माध्यम से एक शानदार आंसर राइटिंग कर सकते हैं, यही आपको इस क्लास में सिखाया जाता है। अगर आपको आंसर राइटिंग करने में दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो मेरे द्वारा हिस्ट्री ऑप्शनल की पूरी क्लास फ्री में चलाई जा रही है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कोई भी क्यूरी होते यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आज की प्रश्न की। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि नेपोलियन की मुख्य उपलब्धियों में सिविल कोड या नेपोलियन कोड था, इसका विवेचना कीजिए। इसका मतलब कि अगर आप नेपोलियन के बारे में थोड़ा बहुत भी परिचित हैं तो नेपोलियन ने खुद बोला था कि मुझे मेरे 40 युद्धों के लिए नहीं जाना जाएगा कि मैंने 40 युद्ध लड़े, बल्कि मुझे आने वाली जो पीढ़ी है इस नाम से जानेगी, बिल्कुल एक सिविल कोड के रूप में जानेगी, मेरे सुधार कार्यों से जानेगी। अर्थात अब उसी सुधार कार्य को, उसी सिविल कोड को यहाँ पे यूपीपीसीएस के द्वारा पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि विवेचना कीजिए। अब इस विवेचना करने के दौरान आपको थोड़ा सा एक इवेल्युएशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक मूल्यांकन परख आपका विवेचना होना चाहिए, उसका कुछ पॉजिटिव निगेटिव जो भी एस्पेक्ट होगा, ठीक है, उसको आप यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिनॉप्सिस की। सिनॉप्सिस बनाना हमेशा देखिए शुरुआत में टफ होता है। अगर इस सिनॉप्सिस को अगर आप बना लिए तो आंसर राइटिंग में बिल्कुल आपको एक फ्लो दिखाई देगा, आपके आंसर में भटकाव की स्थिति दिखाई नहीं देगी। तो इसमें आप इंट्रो पार्ट है, सबसे पहले भूमिका शानदार तरीके से शुरुआत कीजिए। बॉडी पार्ट में इसको 2, 3, 4 भागों में जो भी प्रश्न पूछ रहा है उसको आप डिवाइड कर लीजिए, सारे के सारे बॉडी में डाल दीजिए। और लास्ट में जो कंक्लूजन पार्ट है, एक दमदार कंक्लूजन के माध्यम से कोशिश कीजिए कि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भूमिका की, अर्थात हम लोग भूमिका में नेपोलियन की परिस्थितियों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि अभी तक उस फ्रांस में क्या चल रहा था, किस तरीके से फ्रांस की क्रांति हुई, और जब नेपोलियन का आगमन हुआ तो उस समय फ्रांस की जनता की स्थिति क्या थी, उस समय के कुछ घटनाक्रम को यहाँ पे बिल्कुल ही हम लोग एक शानदार भूमिका के माध्यम से दिखा देंगे। और इसमें भी हम लोग लिंक कर देंगे कि आखिर उसको सिविल कोड, नेपोलियन कोड अर्थात सुधार लाने की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी, यहाँ पे थोड़ा विशेष बल देंगे। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे बॉडी पार्ट में कि सिविल कोड या नेपोलियन कोड क्या था। लगभग ये 4-5 सिविल कोड है, नेपोलियन कोड है, उसको शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। जितना हो सके उतना शानदार तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करना है। अब जो आपने सिविल कोड, नेपोलियन कोड बता दिया है ऊपर, ऐसा तो नहीं है आपके बीए का एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे आपको उसका थोड़ा मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आखिर इस सिविल कोड या नेपोलियन कोड को अगर लाया गया तो क्या वाकई में जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के आदर्शों के बिल्कुल ही समानांतर था, या उसके विपरीत था, या नेपोलियन ने कहीं न कहीं उस सुधार के माध्यम से कुछ फ्रांस की क्रांति के आदर्शों को कुचला था, या फिर उसका हत्यारा था। ये भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर लास्ट में एक दमदार निष्कर्ष, यहाँ पे आपको विशेष बल देना है, बिल्कुल फ्री है, आपने जो भी समझा है ऊपर उसके आधार पे एक शानदार आपको कंक्लूजन देने का यहाँ पे प्रयास करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूमिका की। तो भूमिका में आप यहाँ पे, ठीक है, मैंने बताया अभी कि उस समय के सिचुएशन को दिखाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे जब नेपोलियन के बारे में आप देखेंगे तो बिल्कुल ही एक नॉर्मल घर से वो निकला हुआ एक सैनिक में यहाँ पे भर्ती हुआ था, और कैसे अपनी मेरिट के बदौलत धीरे धीरे वो सैनिक कमांडर तक पहुँचा। और उस समय अगर फ्रांस में जो 1789 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से आपको पता है कि कई दौर आया। उस दौर में बिल्कुल फ्रांस में
एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, एक अस्थायित्व आ गया। सबसे पहले संवैधानिक राजतंत्र आया, उसके बाद जैकोबियन के द्वारा उग्र गणतंत्र का आचरण लाया गया, वो भी फेल हो गया। फिर यहाँ पे डायरेक्टरी का शासन आएगा। डायरेक्टरी के शासन के दौरान आप ये देखेंगे कि पूरी तरीके से फ्रांस की जनता त्रस्त हो जाती है। अब उनको एक अस्थायित्व प्रदान करने वाला एक ऐसे हीरो की तलाश थी, एक ऐसे नायक की तलाश थी जो उनकी आवश्यकताओं पे खरे उतर सके, चाहे अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, और उन्हीं के आदर्शों में, उन्हीं के कल्पनाओं में खरा उतरता हुआ ये आपको नेपोलियन यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना बिल्कुल आप लोग, ठीक है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश करना, बार बार आप लोग जोड़ देना कि नेपोलियन एक सैनिक से फ्रांस की शासन सत्ता को संभाल रहा है। तो फिर उसके लिए अब दो ही विकल्प था। देखिए, राजघराना में होता है ना चांदी के, ठीक है, मतलब चांदी के चम्मच मुंह में एक पैदा लेके होना होता है। उसमें क्या होता है कि जन्मजात अगर आप एक अच्छे घर में अगर आप पैदा ले रहे हैं, एक अच्छे राजघराने में पैदा ले रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ गलतियां हो तो लोग आपको इग्नोर कर दें, क्योंकि आपका पृष्ठभूमि उस टाइप का है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल करके ऊपर जा रहे हैं और आप, ठीक है, आपका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो उस समय अगर आप गलती करते हैं तो हो सकता है कि लोग आपका क्रिटिसाइज करने लगे। और इस चीज़ को बखूबी नेपोलियन जानता था कि भाई हमने कोई राजघराना में जन्म नहीं लिया है। अगर हमने फ्रांस की समस्याओं को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया, फ्रांस की जनता को वो पुराना जो चीज़ था, पुराना चीज़ इन द सेंस कि एक गौरवपूर्ण जो चीज़ था, अगर उसको नहीं दिया तो फ्रांस की जनता मुझे भुला देगी। इसीलिए नेपोलियन के पास अब दो ही रास्ता था, एक तो युद्ध करे। देखिए किस तरीके से पूरे यूरोप का मानचित्र को नेपोलियन बदलने का प्रयास करता है। और दूसरा वो करता है क्या है कि उसको लगता है कि सुधार करना भी ज़रूरी है, क्योंकि फ्रांस की जनता ने तो मुझे इसीलिए लाया है। और वो जो सुधार होगा, वही सुधार को नेपोलियन कोड, ठीक है, या फिर सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। तो इतना आपको बता देना है, बिल्कुल ही कंप्रेस करके। यहाँ पे थोड़ा मैंने बड़ा लंबा चौड़ा चीज़ों को यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं या फिर और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और भी चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है पूरा का पूरा, ठीक है, उस समय की चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। अब यही चीज़ नेपोलियन एक तरफ युद्ध करेगा और दूसरी तरफ सुधारों पे बल देगा। और वो जो सुधार होगा बिल्कुल ही एक शानदार तरीके से खुद बोलेगा कि मेरे सुधार ग्रेनाइट पे रख के किए हैं, अर्थात एक बार जो मैंने उस पर लिख दिया वो अमिट रहेगा, आने वाली पीढ़ियाँ मुझे याद करेगी। और अभी भी अगर देखेंगे तो उसके लागू किए हुए कानून आज भी फ्रांस में मौजूद है। तो वाकई में जो नेपोलियन ने बोला बिल्कुल सही बोला हुआ था कि उसके सुधार ग्रेनाइट पे रखे हुए थे। तो पूरा का पूरा ये वही चीज़ है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर उसने सुधार कौन कौन सा किया, अर्थात नेपोलियन कोड क्या था। ये हो जाएगा आपका बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट में देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए कि नेपोलियन ने जो सुधार किया उसको 5 संहिताओं के नाम से जाना जाता है। 4 या 5, ठीक है, एग्जाम में अगर 3-4 भी लिखेंगे तो काम चलेगा, सारे लिखते हैं तो और बेहतरीन होगा। अब देखिए वो है क्या, तो कानूनों का संहिताबद्ध। इसका क्या मतलब है, तो देखिए फ्रांस में चूंकि ऑलरेडी 3-3 स्टेज पे, पहला स्टेज में तो फ्रांस की क्रांति हुई, ध्यान रखिएगा, उसके बाद से संवैधानिक राजतंत्र आया, उसके बाद यहाँ पे जैकोबियन आया, उसके बाद से यहाँ पे डायरेक्टरी का शासन आया। यहाँ तक आते आते फ्रांस में क्या हुआ था कि बहुत सारे कानून बने हुए थे। इससे क्या हुआ था कि भाई अब यहाँ पे कुछ कानून बन गया, यहाँ पे कुछ कानून बन गया, जैकोबियन कुछ बना दिया, डायरेक्टरी ने कुछ बना दिया। तो कानूनों का पूरी तरीके से एक, आप बोल सकते हैं कि मिक्स होना, अर्थात आम जनता को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन गैर कानूनी है कार्य है, कौन कानूनी कार्य है। बड़ी समस्या होती थी। नेपोलियन इस चीज़ को बखूबी समझा और पूरी तरीके से इसके लिए उसने एक टीम बना दिया। ये होता है ना, एक कमेटी बना देना। एक कमेटी को बनाया, बोला कि जितना भी कानून है उसको पूरी तरीके से स्टडी करो और जो भी अनवांटेड जो भी कानून है उसको ख़त्म करो। ठीक वैसे ही जैसे भारत देखिए सदियों से अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को मतलब ढो रहा था। अभी जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो कुछ कानूनों को, ठीक है, उसको डिमोलिश कर दी, उसको ख़त्म कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि उससे जो यूजलेस है
वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही सामने रहेगी, कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं बनेगी, लोग इसको समझेंगे और जब लोग इसको समझेंगे तो उसको फॉलो भी करने का प्रयास करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे कानूनों का संहिताबद्ध में यहाँ पे आप देखने का प्रयास कर रहे हैं कि उसने पूरी तरीके से कमेटी के माध्यम से इसको ठीक कर दिया, एक साथ कंपाइल कर दिया, क्लियर कर दिया। अब आम लोगों को समझ में आने लगा कि कौन ठीक है काम गैर कानूनी है और कार्य यहाँ पे कानूनी है। और इस विधान संहिता पर नेपोलियन के व्यक्तिगत विचारों का यहाँ पे गहरा प्रभाव आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरा नंबर है यहाँ पे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पारिवारिक अनुशासन। देखिए फ्रांस भी या फिर अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो हमेशा ही आपको एक पेट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज देखने के लिए मिलेगा। और यही फ्रांस में भी था उस समय कि फ्रांस में पारिवारिक अनुशासन पे विशेष बल दिया गया और इसमें यही बोला गया कि जो घर का जो ठीक है स्वामी है, जो मालिक है, उस मालिक को पावरफुल बनाने का प्रयास किया गया। जो भी बच्चे होते थे उनको एक आइडियल, एक आदर्शवादी अनुशासन के रूप में ढालने का प्रयास किया गया। और यहाँ पे थोड़ा महिलाओं को लेके यहाँ पे आपको ठीक है थोड़ा क्रिटिसाइज करना है कि महिलाओं को बहुत अधिक अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को बल्कि बिल्कुल ही पुरुष के यहाँ पे अधीन किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे पारिवारिक अनुशासन में यहाँ पे यही किया गया कि जो भी संपत्ति था उस संपत्ति का अधिकार उस परिवार के स्वामी को, माने जो भी मुखिया था उसको पूरा अधिकार दे दिया कि वो संपत्ति किसी को चाहे बेच सकता है, ख़त्म कर सकता है। बाकी घर के जो मेंबर लोग हैं उसको कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं करेंगे। और महिलाओं को बोला गया कि तुमको बिल्कुल ही उसके अधीन रहना है, उसके खिलाफ होकर कभी कार्य नहीं करना है। ये है पूरा का पूरा पारिवारिक अनुशासन। देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का है, नेपोलियन है और यहाँ पे ठीक है एक महिला है, कार्टूनिस्ट के रूप में इसको दिखाया गया है नेपोलियन कोड के माध्यम से। विवाह और तलाक के अधिकार में आपको समझना है कि पहले क्या होता था कि देखिए विवाह होता था तो पादरी वगैरह का बहुत अधिक रोल होता था, क्योंकि कैथोलिक धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला वो फ्रांस का समाज ही था उस समय। तो पादरियों का रोल देखिए, विवाह होता है ना क्रिश्चियनों में, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से पादरी आएगा और दोनों का विवाह करवाएगा, कुछ औपचारिकता होगा। तो उस समय भी ऐसा होता था। नेपोलियन आया तो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का प्रयास किया, पादरियों को डैमेज करने का भी प्रयास किया और उसने बोला कि देखो विवाह और तलाक बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको जो मर्जी ठीक है जिस तरीके से यहाँ पे कर लिया जाए, एक कानून के माध्यम से कर दिया जाए इसको। मैंने जैसे आज होता है ना, आज जैसे तलाक का होता है कोर्ट के माध्यम से कराते हैं, वैसे ही नेपोलियन ने कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि देखिए पादरी का रोल ही खत्म हो गया, अर्थात ये बात अब पूरे यूरोप में फैल गई कि अब ये सब करवाने के लिए, विवाह और तलाक करवाने के लिए पादरी का कोई यहाँ पे रोल होना नहीं चाहिए। इसका मतलब कि एक प्रगतिशील समाज को बनाने में नेपोलियन की ठीक है उस समय अच्छी खासी भूमिका थी। आगे चल के यही बातें देखिए पूरे यूरोप में फैलते गई और आज देखिए बिल्कुल वहाँ पे ठीक है तलाक और जो भी विवाह संबंधी कार्य है एक औपचारिकता के रूप में ही होता है। अब भी कोई भी मामला फंसेगा सीधे लोग जाएंगे अपने अपने देश के कोर्ट में जाएंगे, ठीक है अदालत में जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके पूरी तरीके से मैनेज होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने समझ लिया क्या था। अब है यहाँ पे नागरिक कानून। नागरिक कानून एक बहुत ही शानदार कानून है और अगर रियल रूप में देखा जाए तो इस नागरिक कानून को ही एक ग्रेनाइट का कानून माना जाता है कि यही मेन कानून है। देखिए नागरिक कानून में क्या था, तो आपको फ्रांस की थोड़ी पृष्ठभूमि को समझनी पड़ेगी कि अभी तक देखिए फ्रांस में राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद थी और उस राजतंत्रात्मक व्यवस्था में चूंकि शासक पूरी तरीके से निरंकुश होता था, समाज विशेष अधिकारों में बटा हुआ था, विशेष अधिकार और अधिकार विहीन में। ऐसे में जो विशेष अधिकार वाले लोग थे वे अधिकार विहीन लोगों की पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट का, नागरिक अधिकार का हनन करते थे। इस चीज़ को नेपोलियन ने बखूबी देखा और बोला कि देखो नागरिक कानून बहुत ज़रूरी है और इस नागरिक कानून के जरिए उसने सार्वभौमिक कानून पद्धति जैसे ठीक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देखिए उस समय विधि के समक्ष समानता, व्यवसाय करने के अधिकार आदि ऐसे चीज़ों को यहाँ पे दिया। अब ये सब अधिकार मिल रहा है तो सोचिए कितना ये फ्रांस की जनता के लिए एक प्रगतिशीलता का कदम है, एक समानता का कदम है और आगे चल के ठीक है ये आपको लागू होता हुआ भी दिखाई देगा। उसी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं आपराधिक कानून।
ये वही है आपराधिक कानून की। इसने पूरी तरीके से बता दिया कि भाई कौन कौन काम करोगे तो ये अपराध में आएगा। जैसे अपराध में होता है ना, जैसे एक आप ले लीजिए कि एक दंड संहिता के अंतर्गत एक अ, फौजदारी कानून होता है, एक सिविल कानून होता है। तो आपराधिक कानून में देखिए आप पूरी तरीके से फौजदारी जो कानून है, कोड ऑफ क्रिमिनल जो प्रोसीजर है, इसको यहाँ पे बनाया गया कि देखो किस किस टाइप का अगर मामला होगा, झगड़ा होगा, तो भाई कहाँ कहाँ पे इसको ठीक है किया जाएगा, या फिर उसको किस आधार पे उसके लिए न्याय की मांग की जा सकेगी, उसको बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। लेकिन व्यापार संबंधी कानून तो बनाया, और आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति में एक ये भी लोगों के द्वारा डिमांड किया गया था कि व्यापार बिल्कुल यहाँ पे कर मुक्त होना चाहिए। कर मुक्त इन द सेंस कि व्यापार में किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष नियंत्रण यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, नेपोलियन ने थोड़ा सा यहाँ पे उन फ्रांस की क्रांति के आदर्शों को गला घोटने का प्रयास किया। मध्यम वर्ग के जो व्यापारी थे, ठीक है ध्यान रखिएगा, मध्यम वर्ग के व्यापारियों को पूरी तरीके से, ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि उसके संघों पर प्रतिबंध को यहाँ पे जारी रखा। इस दृष्टि से नेपोलियन ने क्रांति के आदर्शों के विरुद्ध यहाँ पे कार्य किया, अर्थात जो श्रमजीवी के हितों की यहाँ पे पूरी तरीके से उपेक्षा की गई। अब इतना आपको 5 कानून कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा इसका हम लोग एक एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, कह रहा है कि इसके बावजूद इस विधि संहिता की महत्ता संपूर्ण देश में कानून की एक रूपता प्रदान करने तथा व्यवहारिक रूप से न्याय व्यवस्था को आसान बनाने में थी। लेकिन यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि देखिए इस चीज़ को लागू भी किया गया कि नेपोलियन की सेनाएं जहाँ जहाँ गई, जैसे कि सपोज करिए कि नेपोलियन की सेनाएं अगर जर्मनी में जा रही है, इटली में आ रही है, तो आपको पता है कि वहाँ पे इन कानूनों को बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार किया गया, जिसके अंदर लोगों में ठीक एक जन चेतना का भावना उभरने लगा, राष्ट्रवाद की भावना का विकास होने लगा, और इटली और जर्मनी का भी आगे चल के उग्र राष्ट्रवाद के रूप में वहाँ पे उनका एकीकरण हो गया। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेपोलियन की यह एक अस्थायी कीर्ति है और उसे आधुनिक जस्टिसियन यहाँ पे कहा जा सकता है। और कुल मिला के अब निष्कर्ष में थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपनाना है कि नेपोलियन कोड में क्रांति की उपलब्धियों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। क्रांति के मूलभूत सिद्धांतों को यहाँ पे एक कानून की नज़र में सभी नागरिकों को समान होना बरकरार रखा गया। कोड ने सारे देश के लिए यहाँ पे देखिए एक कानून, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना पर बल दिया। लेकिन यहीं पे आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि पूरा का पूरा नेपोलियन की अच्छी अच्छी बातों को नहीं दिखाना है कि नेपोलियन ने इसके अलावा और क्या किया। तो फ्रांस की क्रांति के जो आदर्श थे उसका गला घोटने का भी प्रयास किया। जैसे फ्रांस को पूरी तरीके से साम्राज्यवाद और सैनिक गौरव की ओर यहाँ पे मोड़ दिया कि फ्रांस की जनता मुझे तभी तक याद करेगी जब मैं फ्रांस की जनता के लिए कुछ न कुछ एडवेंचरस चीज़ों को करता रहूँगा, फ्रांस की जनता को कुछ न कुछ लाभ होते रहेगा। इसका मतलब साम्राज्यवाद पूरे यूरोप में तहलका मचा के रखा हुआ था। महाद्वीपीय व्यवस्था से उसको आप समझ सकते हैं। सैनिक गौरव पूरी तरीके से अपना इतना बड़ा सैनिक पूरी तरीके से इसने बना लिया। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि वाणिज्यवादी नीति पर पूरी तरीके से बल दिया। जैसे महाद्वीपीय व्यवस्था में एक वाणिज्यवादी नीति ही तो थी कि सिर्फ और सिर्फ ठीक है ब्रिटेन से कोई नहीं व्यापार करेगा। ये क्या है, बाकी यूरोपीय देशों को बोल रहा है कि तुमको ब्रिटेन से व्यापार नहीं करना, उसके व्यापार को ख़त्म करना है, तब जाके ब्रिटेन हमारे कदमों में होगा। तो कहीं ना कहीं एक वाणिज्यवादी नीति को ही तो यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये सब करते हुए आपको बताना है कि ये सब फ्रांस की क्रांति में इस तरह के बातों का कोई जगह नहीं था, क्योंकि वो एक मिडिल वर्ग के द्वारा संचालित की जा रही थी। कुल मिला के देखा जाए तो इसने कुछ क्रांति के आदर्शों की इसने हत्या भी किया। इतना आपको बिल्कुल एक बैलेंस आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा, लेकिन जो मैं बातें बोल रहा हूँ इसको आप गौर से सुनिए। ये लिखाई उखाई कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस ये आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि आप लोग शुरुआती तौर पे इस चीज़ को देखें और अपने ठीक है अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप का प्रयास कर रहे हैं। जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो अपने इसी को ठीक है सुन के आप विश्लेषण करके हो सकता है कि इससे भी अच्छे तरीके से, इससे भी आप बेटर एंड बेटर आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई भी क्यूरी है, अपना फीडबैक है, आप लोग देते रहे। आज का जो प्रश्न है देख पा रहे हैं, आईएएस का पूछा गया प्रश्न है कि नेपोलियन का साम्राज्य अस्थायी सिद्ध हुआ।
परंतु उसके सुधार ग्रेनाइट पर रखे हुए थे। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ कि साम्राज्य कह रहा है कि अस्थायी सिद्ध हुआ, क्योंकि नेपोलियन ने जो इतना बड़ा साम्राज्य में बनाया हुआ था, 1815 में जब नेपोलियन का डिक्लाइन हो जाएगा तो आपको पता है कि आगे चल के बीना कांग्रेस आएगा, मेटरनिख आएगा, पुनः उसको नेपोलियन से पहले जो भी बाउंड्री लाइन थी, जो भी ठीक है चीज़ें थी, उसको पीछे करने का प्रयास किया गया, लेकिन विचारधारा को आप कैसे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साम्राज्य अस्थायी सिद्ध हुआ, परंतु उसके सुधार ग्रेनाइट पर रखे हुए थे। अर्थात यहाँ पे इस सिविल कोड को बताते हुए, नेपोलियन कोड को बताते हुए एक राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को भी दिखाना है। यहाँ पे बिना कांग्रेस और थोड़ा मेटरनिख का भी जिक्र कर देना है कि वो लोग भी किस तरीके से नेपोलियन की प्रगतिशील विचारों के सामने बिल्कुल ध्वस्त हो गया। इतना में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का यही कंप्लीट होता है आंसर राइटिंग सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।